तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर समझने से पहले हम नंबर सिस्टम को समझेंगे। नंबर सिस्टम आपने जो है प्रीवियस क्लास में आप इसे पढ़ चुके हैं। अब हम फिर से इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर की बात करें जो कि है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स हैं जिन्हें हम सिंपली काउंटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग के नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। तो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स का मतलब है अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को और इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो होल नंबर्स में आपको 0 और ऐड करना है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स होल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों इंक्लूड है और हमें क्या ऐड करना है इसमें, नेगेटिव नंबर्स को। तो नेगेटिव नंबर्स इट मींस -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम आते हैं रेशनल नंबर्स पर। तो रेशनल नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और P और Q इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स ये सभी इंक्लूड हैं। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया 15 एक रेशनल नंबर है। हम बात करें किसी भी डेसिमल नंबर्स की तो 18.5 ये भी एक रेशनल नंबर है। मैं बात करूं नेगेटिव रेशनल नंबर की तो ये भी एक रेशनल नंबर है। और मैं बात करूं 8.66 एंड सो ऑन, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म का है। तो ऐसे नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होती हैं। अब ये बात करी हमने रेशनल नंबर्स की, तो जो नंबर्स रेशनल नहीं होते वो इरेशनल्स होते हैं, ठीक है। इट मींस जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सिंपली हम बात करते हैं स्क्वायर रूट के नंबर की। जैसे कि हम बात करें स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो सभी नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट 2, ठीक है, 2 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि स्क्वायर रूट नंबर 3, जैसे कि 5, ऐसे ही पाई भी एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। और 4.010010001 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये फॉर्म भी इरेशनल नंबर्स की होती है, ठीक है। ये भी आपने वहां पर 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो कि हमने जल्दी से यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लिया है। तो हमने जो है रेशनल नंबर्स को समझा और एक सेपरेट नंबर था इरेशनल नंबर, उसे समझा। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ओके। तो जो कि हमारा चैप्टर भी है रियल नंबर्स। तो आपको समझना है सिंपली कि रियल नंबर्स कलेक्शन है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का। अब मैं आपसे एग्जांपल्स पूछूं रियल नंबर्स के, तो जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि √3 एक रियल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस √3 एक रियल नंबर है, क्योंकि वो आपका इरेशनल नंबर है। तो मैंने कहा है कि रेशनल और इरेशनल दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब मैं बात करूं 5.666 की, तो ये भी एक रियल नंबर है। बात करूं 0 की, 0 भी एक रियल नंबर है। बात करूं पाई की, तो वो भी एक रियल नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें आपका जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें जो टॉपिक कवर करने हैं एक बार उनको समझते हैं कि हमें इसमें क्या क्या समझना है। तो रियल नंबर्स में हमें HCF और LCM को समझना है, और सेकेंडली हमें इरेशनलिटी को
भी समझना है। बट इससे पहले हमको कुछ बेसिक नॉलेज लेनी है, ठीक है, और उन्हें जो है समझना है ताकि हम अपने टॉपिक को समझ सकें। ओके, तो फर्स्टली हम बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स का सिंपल सा मीनिंग है कि आपको जिस भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने को कहा जा रहा है तो आपको देखना है कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। इट मीन्स a factor of a number is a number that divides it exactly, that is the remainder is 0। मतलब कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, उस नंबर को completely डिवाइड करता है। इट मीन्स रिमाइंडर 0 छोड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं फैक्टर फाइंड करने के लिए, मैं आपसे बोलूं कि आपको 12 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 12 के आपको ये देखना है कि जो 12 है ये किस किस नंबर की टेबल में आता है। तो सिंपली 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12। ओके, अब चेक करते हैं कि 2 की टेबल में 12 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12। अब 3 में चेक करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 एंड 5 में तो नहीं आएगा बट 6 में आएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12 एंड 6 के बाद फिर 7 में नहीं मिलेगा, 8 में भी नहीं मिलेगा, सीधे हमें कहाँ मिलेगा, अब 12 में ही मिलेगा। तो 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 12। ओके, 1 और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा, उसके अलावा और आपको चेक करने होंगे। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर एक तो 1 मिला और 2 मिला फैक्टर और 3 मिला, 4 मिला और 6 एंड 12। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं the factors of 12 are 1, 2, 3, 4 and 6 and 12। ठीक है, तो सिंपली हमने देखा कि जो 12 है वो किस किस नंबर की टेबल में आ रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हुई फैक्टर की। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है सिंपली, अगर मैं बोलूँ आपसे किसी भी नंबर के आपको मल्टीपल फाइंड करने हैं तो सिंपली आपको उस नंबर का टेबल लिखना है कि उस नंबर की टेबल में क्या क्या आता है। जैसे मैं बात करूं कि आपसे 5 के मल्टीपल्स की, ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड अनदर नंबर। ठीक है, तो 5, तो हम अगर मुझे 5 के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो सिंपल आपको उसका टेबल, तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 3 15 एंड 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स 25, ऐसे ये एंड सो ऑन। ओके, तो 5 के मल्टीपल्स क्या है, द मल्टीपल्स ऑफ the multiples of 5 are, तो 5, 10, 15, 20, 25 and so on। तो 5, 10, 15, 20, 25 and so on। बहुत सारे हो सकते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो देखिए आपने देखा जो फैक्टर्स थे वो हमेशा स्मॉल स्मॉल नंबर्स थे और फाइनाइट थे, बट जब हमने मल्टीपल्स फाइंड किए तो नंबर्स बड़े आए और इनफाइनाइट आए। तो ये डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को एक रिलेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, 5 मल्टीप्लाई 4 का 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। ठीक है, अगर हम 5 टाइम्स 4 करेंगे तो 20 मिलेगा। देखिए 5 20 का फैक्टर है और 4 20 का फैक्टर है, तो ये दोनों
जो है फैक्टर्स हैं 20 के, और 5 का मल्टीपल 20 है और 4 का मल्टीपल भी 20 है। तो हम जो है इस तरीके से फैक्टर और मल्टीपल को कोरिलेट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर 2 होते हैं, 1 या फिर वो खुद। A prime number is a natural number greater than 1 that has exactly 2 distinct factors, 1 and the number itself. Okay? तो जैसे कि बात करूं, और लेकिन 1 से वो बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करें, तो 2 के हम अगर फैक्टर्स देखें तो 2 जो है एक तो हमें 1 की टेबल में मिलता है और हमें 2 की टेबल में मिलता है। तो आपने देखा कि 2 के हमें 2 ही फैक्टर मिले, 1 और वो खुद, ठीक है। तो 2 क्या हो गया यहाँ से, प्राइम नंबर हो गया। अब मैं बात करूँ 3 की, तो 3 के लिए हमें 1 की टेबल में 3 मिलेगा, तो 1 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं 4 की बात करूँ तो 4 जो है हमें 1 की टेबल में मिलेगा, 2 की टेबल में मिलेगा और 4 की टेबल में मिलेगा। तो देखा आपने कि 4 के जो फैक्टर्स आए वो 1 आया, 2 आया और 4 आया। तो हमें पता है कि केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, बट यहाँ पर 2 से ज्यादा हो जा रहे हैं, तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 की बात करें तो 5 हमें 1 की टेबल में मिलेगा और खुद 5 की टेबल में मिलेगा, तो 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 6 नहीं हो पाएगा, 7 1 और 7 होगा, ठीक है। 8 नहीं, 9 भी नहीं, क्योंकि 9 हमें 3 की टेबल में मिल जाता है, ठीक है। फिर 10 भी नहीं, एंड 11 1 की टेबल में और खुद की टेबल में। ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं प्राइम नंबर्स के। तो आपने समझा कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर 1 या तो वो खुद है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स है जो प्राइम नहीं है, इट मींस जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं। A composite number is a natural number greater than 1 that has more than 2 factors. जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, और ध्यान रखना है 1 से बड़ा लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं 4 की, तो आपने देखा कि जो 4 है वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो आपको मिल गए ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स, तो ये क्या है, 4 यहाँ से कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 6 की बात करें तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड 6 की टेबल में। तो 6 भी क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। 9 की बात करें तो 1 की टेबल में, 3 की टेबल में और 9 की टेबल में। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर के भी हो सकते हैं। और ध्यान रखना है 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। हमें हमेशा उससे बड़े नंबर्स देखने हैं, प्राइम के केस में भी और कंपोजिट नंबर्स के केस में भी, ठीक है। नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स इट मींस जिनके फैक्टर्स में केवल 1 कॉमन हो। तो 2 नंबर्स तब को प्राइम होते हैं जब उनका HCF 1 हो, या ये हम ये भी कह सकते हैं कि उनके बीच जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 हो, ठीक है। तो वो सभी नंबर्स, वो 2 नंबर्स आपके को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको, तो मैंने यहाँ पर 2 और 3 लिया। 2 के फैक्टर्स में हमें क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, और 3 के फैक्टर्स में हमें 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। आपने देखा कि दोनों में हमें कॉमन जो है वो 1 दिखाई दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं एग्जांपल लूं 4 और 5 का, तो 4 के फैक्टर्स हमें क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा, और 5 में हमें 1 और 5 मिलेगा। तो आपने देखा कि हमें दोनों के फैक्टर्स में 1 कॉमन दिखाई दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं तीसरे एग्जांपल की अपने
8 और 15 की। तो 8 के फैक्टर्स में हमें 1, 2, 4 एंड 8 दिखाई देगा और 15 में हमें 1, 3, 5 और 15। ये हमें 15 के फैक्टर्स मिलेंगे। अब दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में ही 1 कॉमन है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 8, 15 ये सभी जो है नंबर्स हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके बीच कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब इन एग्जांपल्स में आपने एक बात नोटिस की होगी, तो देखा आपने यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स थे। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये आपने देखा कि को प्राइम नंबर है। 4 और 5 4 कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। यहाँ हमने एक कंपोजिट लिया, एक प्राइम लिया, तब भी ये को प्राइम नंबर आए। 8 और 15 दोनों ही हमने को प्राइम नंबर लिए, तब भी हमें इनके बीच जो कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है, वो हमें 1 दिखाई दिया। तो आपने टॉपिक से कंफ्यूज नहीं होना कि टॉपिक में यहाँ प्राइम नंबर लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं करना। जो को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं वो दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है, और दोनों कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट करना। तो एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। आपको क्या करना होता है, जब भी आपको कहा जाए कि आप इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आपको सिंपली उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख देना है। अब जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में फैक्टर ट्री मेथड पढ़ा होगा, एक बार उससे समझते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर्स के, ठीक है। मैं एग्जांपल लूं 24 का, 24 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं फैक्टर ट्री मेथड से। तो 24 मुझे 12 2 टाइम्स में मिलेगा। तो एक तो फैक्टर हो गया 2 24 का, और एक हो गया 12। अब 2 तो प्राइम नंबर हो गया, यहाँ पर तो ये ब्रेक हो गया, बट हमें 12 को भी आगे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो 12 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 और 6 टाइम्स 2 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। अब यहाँ पर फिर से ये प्राइम नंबर में ब्रेक हो गया है, यहाँ पे कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, बट 6 अभी कंपोजिट नंबर है तो इसको भी हम प्राइम नंबर बनाएंगे। तो 6 के लिए हमें फिर से फैक्टर मिल सकते हैं 2 और 3। अब आपने देखा कि लास्ट में भी प्राइम नंबर्स आ गए। तो 24 का अगर मैं फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, फिर से 2, 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपने जो है प्रीवियस क्लास में फैक्टर्स किए थे फैक्टर ट्री मेथड के। अब जो ये मेथड है वो छोटे नंबरों के लिए तो ठीक है, बट आपके पास अगर बड़े से बड़ा नंबर हो तो उसके हम फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें, ये थोड़ा सा टफ वर्क हो जाता है, ठीक है, और टाइम भी बहुत लगता है। तो टाइम को बचाने के लिए हमें जो है एक नया मेथड सीखना है, जो कि है डिवीजन मेथड, जो आपके क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगा क्लास 10th में। डिवीजन मेथड, तो छोटे नंबर का तो आपने सिंपली फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड कर लिए प्राइम फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि बड़े से बड़े नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करें डिवीजन मेथड से। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1800। 1800 में हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे और यहाँ पर यूनिट प्लेस को देखेंगे। यहाँ पर 0 है, इट मीन्स अगर हम 2 लें तो यहाँ पर जो है 1800 में वो डिवाइड दे देगा नंबर। 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस पर हो तो 2 से डिवाइड उस बड़े से बड़े नंबर में चले जाता है। तो 2 से हम डिवाइड दें तो 2 9 टाइम्स 18 0 0। अगेन 2 से, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10 एंड 0। अगेन 2 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 एंड 2 5 टाइम्स 10। अब देखिए यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस में 5 आ गया है, तो 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर ट्राई करेंगे 3। देखते हैं 3 से डिवाइड जा रहा है, तो 3 भी प्राइम नंबर है। 3 7 टाइम्स 21, 3 5 टाइम्स 15। अगेन 3 से ट्राई करें तो 3
2 times 6 and 3 5 times 15। अब 3 से डिवाइड नहीं जाएगा 25 में, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि 5 ही है, तो 5 का डिवाइड 25 में चला जाएगा, तो 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 टाइम 5। तो आपने देखा जब आपने 1800 के फैक्टर्स किए तो सारे ही नंबर क्या आए, प्राइम आए। 2 3 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स एंड 5 भी 2 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए जल्दी से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 224, ये मैंने एक नंबर लिया जिसके मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लास्ट यूनिट प्लेस में 4 है, तो 4 है तो मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल 2 के अकॉर्डिंग 2 डिवाइड चला जाएगा 224 में, और 2 प्राइम नंबर भी है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। 2 5 टाइम्स एंड 2 6 टाइम्स। अब यहाँ पर 6 है, फिर से 2 से डिवाइड जा सकता है, 2 2 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स। अगेन 2 से, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 2 1 टाइम 2 4 टाइम। अगेन 2 से, क्योंकि यहाँ पर 4 है यूनिट प्लेस में, 2 7 टाइम्स। अब 7 में तो 7 का डिवाइड ही जाएगा क्योंकि ये वो प्राइम नंबर है। तो आपने देखा कि 224 के जो फैक्टर्स आए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 7। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और उस कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। लेकिन जो उनका ऑर्डर होगा फैक्टराइजेशन का वो अपने आप वो जो है ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को अभी समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। फर्स्टली हम समझते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो है फैक्टराइजेशन बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने आपका फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया 1800 का, तो आपने देखा जो जब भी हमने इसको डिवाइड किया तो इसमें जो आपके नंबर्स आए वो सभी क्या आए, प्राइम्स आए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, फिर 2 3 टाइम्स 2 आया, और 2 टाइम्स 3 आया, और 2 टाइम्स 5 आया। तो आपने देखा 1800 एक कंपोजिट नंबर था, उसे हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, एंड 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया 224 का, जिसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया, और जहाँ पर हमें फैक्टर्स क्या मिले, एक तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मिला, और एक 7 मिला, जो कि दोनों अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो हमने यहाँ से एक बात सीखी कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और उन्हें समझते हैं। जैसे हम बात करें विराट कोहली मीन्स 18 और रोहित शर्मा 45। तो 18 की अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 3 एंड 3, एंड 45 के फैक्टर्स निकालें तो 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5। तो आपने देखा जब हमने 18 के फैक्टर्स निकाले तो हमें जो फैक्टर्स मिले वो प्राइम मिले। ऐसे ही 45 के जब हमें फैक्टर्स फाइंड किए तो वो भी हमें प्राइम नंबर्स दिखाई दिए। अब आपसे कहा गया था एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो ये फैक्टराइजेशन हमने किया है ये अपने आप में यूनिक है। मतलब कि 18 का फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है, और 45 का फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है। ऐसे ही आप अदर कंपोजिट नंबर लेंगे तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कुछ अलग तरीके से आएगा। तो अपने आप में क्या है, ये यूनिक है, अलग है। हर एक कंपोजिट नंबर के लिए जो फैक्टर्स होंगे वो अपने आप में यूनिक होंगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है जो इनका ऑर्डर होगा, प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर होगा वो जो है मैटर नहीं करेगा। मतलब आप 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखिए, या फिर आप इसे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दीजिए, या फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 लिखिए, आएगा दोनों से आपको 18 ही मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 लिख दें या फिर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दें तो हमें मिलेगा यहाँ दोनों से 45 ही मिलेगा। HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 6 एंड 20, मैंने 2 नंबर्स लिए 6 और 20। अब मुझे इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? आपको देखना है कि 6 और 20 के फैक्टर्स फाइंड करके। तो अगर हम 6 के फैक्टर्स फाइंड करें तो हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा एंड 6 मिलेगा। अगर हम 20 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब हमें देखना है इन दोनों में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में वो 2 है। तो इट मीन्स 6 और 20 का जो HCF होगा वो 2 होगा। ओके, तो ये बात हुई HCF की। बात करते हैं LCM की। जो मैंने नंबर्स लिए हैं वो सेम लिए हैं, 6 और 20। 6 और 20 के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 एंड सो ऑन। ऐसे ही 20 के फाइंड करते हैं मल्टीपल्स। इट मीन्स इनका टेबल, तो 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वही इन 6 और 20 का LCM होगा। तो आपने देखा 6 की टेबल में हमें 60 दिखाई दे रहा है और 20 की टेबल में हमको 60 दिखाई दे रहा है। 60 ही दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, 60 एंड 60 यहाँ पर। तो जो LCM होगा 6 और 20 का वो 60 होगा। तो हमने यहाँ पर HCF को भी समझा और LCM को भी समझा। ओके, अब आपको एक एग्जाम्पल करना है HCF और LCM का, और मेथड यूज करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 36 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपली आप 12, 36 एंड 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन फिर HCF और LCM फाइंड करेंगे। इस टाइम LCM हम मल्टीपल्स के तरीके से फाइंड नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले प्राइम फैक्टर्स करके, 1 by 1, 12, 36 एंड 48। 12 में 2 का टेबल चले जाएगा 6 टाइम्स एंड अगेन 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। 36 में 2 का टेबल चले जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16। फिर से 2 से चले जाएगा 2 9 टाइम्स। अब 3 से 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। 48 में भी 2 का डिवाइड चले जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 टाइम 12 एंड 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। तो 1 by 1 इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। एंड 36 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3,
इट मीन्स 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। और 48 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। अब आपको इन तीनों नंबर का HCF फाइंड करना है। तो देखिए HCF फाइंड करने के लिए आपको समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जब भी आपको नंबर्स का HCF फाइंड करना होगा तो जो भी आपको वहाँ पर प्राइम फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उसकी आपको स्मॉलेस्ट पावर को देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर क्या है। आपको जो भी यहाँ पर प्राइम नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है वो एक तो आपको तीनों में 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो 2 और 3 दोनों ही का कॉमन है और उसके साथ हमें क्या देखना है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर को देखना है। तो स्मॉलेस्ट पावर का मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। इसका मतलब 2 की पावर 2 स्मॉलेस्ट पावर है जो कि तीनों में कॉमन है। ऐसे ही 3 की पावर 1 है यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 1। तो तीनों में 3 की पावर 1 कॉमन है स्मॉलेस्ट पावर में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इट मीन्स 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मतलब 3, 4 3 जा 12। तो 12 हमारा जो है वो 12, 36 और 48 का HCF आ चुका है। अब ऐसे ही हम फाइंड करते हैं LCM को, और करना हमें वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही है। ठीक है, अभी जो हमने सीखा था मल्टीपल्स वाला तरीका, इसे हमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब देखिए LCM को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए LCM के लिए आपसे क्या कहा गया है, समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, उसकी आपको ग्रेटेस्ट पावर को देखना है। ठीक है, ईच प्राइम फैक्टर की आपको प्रोडक्ट में ग्रेटेस्ट पावर को देखना है। इट मीन्स ग्रेटेस्ट पावर का मतलब है आपको दिखाई दे रहा है 2, ठीक है, और ग्रेटेस्ट पावर में इट मीन्स 2 की पावर 4। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा। और 3 और ग्रेटेस्ट पावर क्या है इसकी, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 इट मीन्स 2 की पावर 4 इट मीन्स 16 और 3 की पावर 2 इट मीन्स 9। तो 16 9 जा 144। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF और LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने का एक और तरीका है जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। एक बार उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपको पावर में कंफ्यूजन हो तो आप जहां मेंशन ना किया हो कि आपको इसी मेथड के थ्रू करना है, वहां पर आप डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड किस तरीके से आपको करना है, देखिए LCM, केवल LCM फाइंड करने के लिए जो भी आपको नंबर्स कहा गया है कि आपको इनका LCM फाइंड करना है, उन्हें आप साथ में लिख लेंगे 12, 36 एंड 48 और 1 बाय 1 इन तीनों नंबर्स में डिवाइड देंगे। अब देखिए आपको 12, 36, 48 सभी नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें 2 का टेबल चले जाएगा। तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब फिर से आपको ऐसे नंबर है 2 16 18 24 जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि इसमें आपको देखना है कि तीनों नंबर में से कोई भी एक नंबर अभी 2 से डिवाइड हो पा रहा है। जब तक वो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो पा रहा है तब तक आप करेंगे। ठीक है, चाहे एक ही नंबर क्यों ना डिवाइड हो रहा हो। तो 2 का डिवाइड 3 में तो नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, बट 12 में जाएगा 6 टाइम्स। अगेन 2 से, क्योंकि 6 है अभी, 3 और 9 को आप ऐसे ही नोट करते जाएंगे और 2 3 जा 6।
अब आप देख रहे हो फिर से जो है इसमें डिवाइड जा सकता है, 3 से डिवाइड जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अगेन 3 से जा सकता है 1 1 एंड 1। जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे। अब आपने देखा जिन भी नंबर से आपने डिवाइड दिया वो सभी नंबर्स प्राइम है। इनका एक बार प्रोडक्ट देखते हैं, वही इनका एलसीएम होगा इन 3 नंबर्स का। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 4 टाइम्स है, इट मीन्स 4 टाइम्स, एंड 3 2 टाइम्स है। देखते हैं कितना आ रहा है, 16 मल्टीप्लाई 9 तो 144। तो आपने देखा चाहे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किया एलसीएम 144 आया, और आपने डायरेक्ट मेथड के थ्रू किया तब भी आपके पास जो आंसर मिला वो 144 मिला। ठीक है, तो आप इस दोनों तरीके से जो है एलसीएम फाइंड कर सकते हो। बट जहाँ पर मेंशन किया होगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही एलसीएम फाइंड करना है तो वहाँ पर आप पावर वाला ही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच एक रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन कुछ इस तरीके से है, हम अगर दो नंबर्स लें और उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करें तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, इस रिलेशन को हम अपने आंसर को चेक करने के लिए यूज करते हैं, और कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स में एचसीएफ गिवन होता है, 2 नंबर्स गिवन होते हैं, हमें एलसीएम निकालना होता है, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और कभी हमें एलसीएम गिवन होता है, 2 नंबर्स गिवन होते हैं और एचसीएफ फाइंड करना होता है, तब भी हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड चेक योर आंसर। सिंपली आपको 24 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और फिर अपने आंसर को चेक भी करना है। तो फर्स्टली हम 24 और 18 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं इंडिविजुअली। तो 24 एंड 18, तो 24 में 2 का टेबल चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड 2 6 टाइम्स, एंड 2 3 टाइम्स, एंड 3 1 टाइम्स। ऐसे ही 18 में भी 2 का टेबल चले जाएगा, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, एंड 3 1 टाइम्स। तो जब आपने 24 के फैक्टर्स फाइंड किए तो आपको प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से दिखाई दिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, एंड 18 के फैक्टर्स आपको दिखाई दिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ में आपको देखना है, पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं इन्हें, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे यहाँ पर 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। तो मैंने एचसीएफ में आपको बताया है जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन हो उसकी आपको स्मॉलेस्ट पावर को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है और स्मॉलेस्ट पावर दिखाई दे रही है 1, तो इट मीन्स 2 की पावर 1। और आपको 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 स्मॉलेस्ट पावर में 3 की पावर 1 कॉमन है, तो 3 की पावर 1, इट मीन्स 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, इट मीन्स 3 2 जा 6। 6 इज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 18। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो हमें एलसीएम में देखना होता है ग्रेटेस्ट पावर को। ग्रेटेस्ट पावर और ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 9, इट मीन्स 72। तो एलसीएम आया 24 और 18 का 72। अब अपने आंसर को चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है विद द रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ ए एंड बी, ए और बी का काम कौन कर रहा है हमारा, 24 ए है और 18 बी है। ऐसे ही इनका एलसीएम अभी हमने फाइंड किया, और उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, इट मीन्स 24 और 18 का प्रोडक्ट। तो
HCF 6 है, इंटू LCM 72 है, और A मीन्स 24 एंड मल्टीप्लाई 18, B 18 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42 एंड 43, तो 432। ऐसे ही 24 और 18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 9 4 13, 1 कैरी, 2 1 3, 1 4 432। तो आपने देखा, जब आपने रिलेशन यूज किया तो आपका रिजल्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको इक्वल दिखाई दी। इट मीन्स हमारा HCF और हमारा LCM जो है वो करेक्ट है। देखिए, अभी हमने HCF और LCM को सीखा, अब हम इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको इरेशनल नंबर्स प्रूव करने के लिए, उसे हम थ्योरम के थ्रू प्रूव करना सीखेंगे। तो फर्स्टली हम इस थ्योरम को देखते हैं कि ये थ्योरम आपसे क्या कह रही है और हमें ये कैसे अप्लाई करनी होती है इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। तो देखिए, फर्स्टली आपसे इस थ्योरम में कहा जा रहा है कि आपके पास कोई P प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर वो प्राइम नंबर उस इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो सिंपली हम समझ सकते हैं, अगर P कोई प्राइम नंबर है, हमें लेट करना है P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपसे कहा जा रहा है थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्राइम नंबर है वो डिवाइड करेगा उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। देन अगर ऐसा हो रहा है तो P डिवाइड करेगा उस इंटीजर को भी। ठीक है, इस थ्योरम का यूज आपको क्वेश्चंस प्रूव करते टाइम करना होगा। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैंने कोई प्राइम नंबर लिया 5 और कोई इंटीजर का मैंने स्क्वायर लिया, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, A स्क्वायर मैंने लिया 225। तो इट मीन्स 5 डिवाइड्स 225 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स 5 डिवाइड्स 225 को हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो 15 को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए, इरेशनलिटी प्रूव करते टाइम हमें कुछ ऑपरेशंस भी समझने होंगे जो कि रेशनल नंबर्स पर और इरेशनल नंबर्स पर लगेंगे। तो किस तरीके से होते हैं उन्हें समझते हैं। अगर हम रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करें, या फिर रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करें, या फिर 2 रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें, या 2 रेशनल नंबर्स को डिवाइड करें, तो हमेशा हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रेशनल मिलता है। ऐसे ही जब हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करें, या फिर रेशनल से इरेशनल को माइनस करें, या फिर रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर इनका डिवीज़न करें, तो हमेशा जो हमें आंसर मिलता है वो हमें इरेशनल मिलता है। और ऐसे ही जब हम 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करें, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर इन्हें मल्टीप्लाई करें, या फिर इनको डिवाइड करें, तो हमें हमेशा जो रिजल्ट मिलता है वो रेशनल और इरेशनल में से कुछ भी मिल सकता है। तो इन ऑपरेशंस का रेशनल और इरेशनल नंबर्स पर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस को करते टाइम। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आर स्पेशल फॉर्म ऑफ algebraic expressions in which variable has whole number as its power।
जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है, जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है वो होल नंबर पावर को कंटेन करता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम समझते हैं कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी ही एक स्पेशल फॉर्म है जो कि जिसको हम पॉलिनॉमियल्स कह रहे हैं। तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं वो वेरिएबल, कांस्टेंट्स और ऑपरेशन की हेल्प से फॉर्म होते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करने से, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। जैसे कि हमारे जो लेटर्स हैं एक्स वाई जेड, इनको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लेते हैं। और जो हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू से, मतलब कि हमारे काउंटिंग के नंबर्स, जैसे 1 2 3, कोई डेसिमल नंबर और कोई फ्रैक्शन जैसे कि पाई, इन सब की वैल्यू क्या है? फिक्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स कांस्टेंट के हो सकते हैं। और थर्ड मैंने कहा ऑपरेशन, तो आपको पता है कि मैथ्स में आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, इनके थ्रू ही जो है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन के थ्रू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस फॉर्म होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 2x + 3 लिखा। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये टर्म्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या होते हैं? फर्स्टली हम समझते हैं कि टर्म क्या है। टर्म का मतलब हो सकता है वेरिएबल से, टर्म का मतलब हो सकता है कांस्टेंट से, टर्म का मतलब हो सकता है वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, और टर्म का मतलब हो सकता है वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल से। टर्म इनमें से किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, चाहे वो वेरिएबल की फॉर्म में मिले, चाहे वो केवल कांस्टेंट की फॉर्म में मिले, चाहे वो वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट की फॉर्म में दिखाई दे, या फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल की फॉर्म में दिखाई दे। जैसा कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया 2x + 3 का, इस गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक है 2x और एक है 3। ये 2 टर्म जो हैं वो प्लस साइन के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और आप देख रहे हो जो टर्म में आपका 2x लिखा हुआ है, ये एक कांस्टेंट और वेरिएबल की मदद से फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही जो सेकंड लिखा हुआ है 3, वो एक कांस्टेंट है जो कि आपका टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया जो 2x + 3 है वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ 2y² - y + 1। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल, कांस्टेंट और प्लस और माइनस साइन के थ्रू जो है वो सेपरेट हो रहा है। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं u⁴ - u + 3। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसे ही z² + 3/z + 5, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल लें 5x³ + 4x² + 2x + 3। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये 4 टर्म को कंटेन कर रहा है, 5x³, 4x², 2x और 3। और ये प्लस साइन के थ्रू जो है ये टर्म जो है सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने की अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। अब आपको बताया जा रहा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की एक स्पेशल फॉर्म है जिसे हम पॉलिनॉमियल कह रहे हैं। और कब कह पा रहे हैं हम ऐसा? जब हमको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर दिखाई देगी, तब हम उसको पॉलिनॉमियल कह पाएंगे। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इनमें से कौन कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ऐसी हैं जो पॉलिनॉमियल भी हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं 2x + 3 को। 2x + 3 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो क्या ये पॉलिनॉमियल भी है, ये देखते हैं। तो 2x + 3 में आपको जो है वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, ये वेरिएबल की पावर आपको 1 दिखाई दे रही है, तो 1 एक होल नंबर है। इट मीन्स 2x + 3 जो है एक पॉलिनॉमियल भी है। ऐसे ही 2y² - y + 1, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसमें जो आपका
वेरिएबल चल रहा है वो y चल रहा है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो आपको दिखाई दे रहा है गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, तो इट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही u की पावर 1/2 माइनस u प्लस 3 ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए इसमें आपके जो वेरिएबल चल रहा है u की पावर आपको 1/2 दिखाई दे रही है और यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। तो फर्स्टली आपने देखा जो वेरिएबल की पावर 1/2 है, जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इट मीन्स जो गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ है z² प्लस 3/z प्लस 5, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, तो यहाँ पर तो ठीक है, बट यहाँ पर 3/z, तो यहाँ पर हम z को जब ऊपर लिखेंगे तो ये z की पावर -1 हो जाएगा, जो कि पावर में आपका होल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही 5x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है वो x दिखाई दे रहा है और उसकी पावर आपको 3, 2, 1 दिखाई दे रही है, जो कि होल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। तो ये हमने समझा पॉलिनोमियल को। अब देखिए एक बात क्लियर कर देते हैं कि पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है और एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं 1 टर्म की बात करूं, जैसे कि x है, x एक पॉलिनोमियल है। y की बात करूं, y भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही 2 की बात करूं, 2 एक पॉलिनोमियल है, 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x की पावर 0। ठीक है, तो देखा आपने इसमें वेरिएबल काउंट हुआ, वेरिएबल को तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर x लिया हुआ है, उसकी पावर 0 है, इट मीन्स होल नंबर है, तो इट मीन्स 2 जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसे ही मैं बात करूँ 0 पॉलिनोमियल की, 0 एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि हम 0 को भी 0 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी आपको वेरिएबल आपने लिया उसकी पावर आपको 0 ले रहे हो आप, तो इट मीन्स 0 एक होल नंबर है, इट मीन्स 0 भी क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि पॉलिनोमियल में 1 टर्म भी हो सकता है और 1 टर्म से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई पॉलिनोमियल की। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको देखना है जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें आपको उसका वेरिएबल देखना है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखेंगे, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं डिग्री फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल्स की, एक बार उन्हें समझते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है x³ प्लस x² प्लस 6। इस गिवन पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल x दिखाई दे रहा है और आपको x की जो हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है वो 3 दिखाई दे रही है। तो इस अकॉर्डिंग जो गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो हाईएस्ट पावर होगा, इट मीन्स 3 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम y की पावर 8 माइनस 5y की पावर 6 प्लस 7y की पावर 4 प्लस 3। इस गिवन पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल y दिखाई दे रहा है और जो y की हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है वो 8 दिखाई दे रही है। इट मीन्स आपकी जो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री होगा वो 8 हो जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट है पॉलिनोमियल वो 2 है। 2 एक पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 को हम 2 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो वेरिएबल है वो x लिया मैंने यहाँ पर, उसकी पावर में 0 चल रहा है, तो इसका मतलब है जो गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो 0 होगी। जो 2 की डिग्री आई 2 पॉलिनोमियल की वो 0 आई। 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0। 0 एक पॉलिनोमियल है क्योंकि 0 को हम 0 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही 0 को हम 0 × x की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 × x की पावर 10 भी लिख सकते हैं। आगे हम पावर इंक्रीज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम जो पावर है कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक साइड से क्या है वो नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब जो 0 है 0 की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है।
ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में। हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो जीरो होगी और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को समझते हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हमें दो तरीके से मिल सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। तो देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल में आपको वन टर्म दिखाई दे तो इट मीन्स आप उसे बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मतलब वन, तो मोनोमियल आप नाम देंगे उसे। ऐसे ही आपको अगर टू दिखाई दे रहे हैं टर्म पॉलिनोमियल में तो आप कहेंगे कि वो बाइनोमियल है। ऐसे ही आपको अगर थ्री टर्म दिखाई दे तो ट्राइनोमियल। बाई मतलब टू और ट्राई मतलब थ्री, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये तो हमने नंबर ऑफ टर्म के बेस पर जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देखा। अब हम देखते हैं डिग्री के बेस पर कि डिग्री के बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 दिखाई दे रही है इट मीन्स वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और अगर आपको 2 दिखाई दे रही है इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक है, और अगर 3 दिखाई दे तो इट मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर और डिग्री के बेस पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे ये समझते हैं। तो आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको उसका वेरिएबल देखना है और देखना है कि वेरिएबल को हम क्या वैल्यू दें जिससे गिवन पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए। तो अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। आप जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको यह और क्लियर हो जाएगा। अब आपको एक बात समझनी है कि पॉलिनोमियल की डिग्री पर नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं। वो कैसे समझते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल कैन एट मोस्ट बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। इट मीन्स जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 1 होंगे। ओके, अब हम बात करें जैसे क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो एट मोस्ट 2 होंगे। बट कुछ सिचुएशंस में 2 से कम भी हो सकते हैं, तभी आपको कहा जा रहा है कि एट मोस्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 होती है, और जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो एट मोस्ट 3 होंगे। अधिकतम 3 होंगे, लेकिन 3 से कम भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री पर कैसे नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कि जब आपको कोई भी आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप दिया होगा तो उसके आप जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के। तो देखिए, इसमें आपको मेनली क्या देखना होता है, जब भी आपको देखना है कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितनी होंगे बाय ग्राफ, जो ग्राफ की लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस की वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो इट मीन्स गिवन पॉलिनोमियल के उस ग्राफ के उतने जीरोस होंगे। ठीक है, सिंपली आपको ये समझना है। तो इन लाइंस को जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 2.1, उसके थ्रू हम इसे समझते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन इमेज बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको जो है ग्राफ गिवन है y इक्वल टू px के लिए और उनकी कुछ इमेजेस दी हुई हैं। ठीक है, आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है px के। तो हर एक केस के लिए देखते हैं। फर्स्ट इमेज में देखिए, जो आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है xy प्लेन पर, वो आपको y पर दिखाई दे रहा है और स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए y इक्वल टू px के लिए
आपको देखना होता है कि एक्स एक्सिस पर एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव पे देखना होता है कि कितनी बार जो है एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट इमेज में एक्स एक्सिस पर कोई आपको इंटरसेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स इसका जो आपका नंबर ऑफ जीरो होगा पी एक्स का, इस गिवन पी एक्स का, वो जीरो होगा। ऐसे ही सेकंड इमेज को देखते हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस पर ये वन टाइम जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स का नंबर ऑफ जीरो होगा वन। बहुत सिंपल सा है, बस आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार ये कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो एक्स एक्सिस है इस पर 1 2 3 टाइम जो है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 3 होंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि नेगेटिव साइड आपको ग्राफ दिया हुआ है और ये 2 पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स के जो आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे। ऐसे ही फिफ्थ इमेज में आपको देखिए जो आपका एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चेक करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4 टाइम जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, इट मीन्स जो इसके गिवन जो ग्राफ दिया है इसके जो आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 4 होंगे। ऐसे ही लास्ट इमेज इसमें देखते हैं ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस पर, इट मीन्स जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 3 होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ए एंड द शेप ऑफ पैराबोला इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए आपके जो पॉलिनोमियल हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनके अपने अलग अलग शेप होते हैं। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जो ग्राफ का शेप होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो शेप होता है उसके ग्राफ का वो पैराबोला होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एस टाइप का आपको ग्राफ में शेप दिखाई देता है, बट जो हमें अभी यहाँ पर देखना है पैराबोला जो शेप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसका और उसके कोफिशिएंट का, मतलब कि ए कोफिशिएंट ए अभी हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जनरल फॉर्म ली हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो कि है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर हमें ए नॉट इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। और जो रिलेशन है वो क्या है, द कोफिशिएंट ए इट मीन्स एक्स स्क्वायर का आपको फ्रंट देखना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए दिखाई दे रहा है। कंट्रोल द शेप द डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला की डायरेक्शन होगी उसको ये कंट्रोल करेगा ए, ठीक है। ए पे डिपेंड कर रहा है कि पैराबोला का शेप कैसा होगा, कि वो ऊपर की साइड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा कि डाउनवर्ड ओपन होगा। तो देखिए आपको जब भी ए पॉजिटिव दिखाई दे, मतलब कि ए ग्रेटर देन 0 दिखाई दे, 0 से बड़ी वैल्यू दिखाई दे, तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ओपन अपवर्ड बनेगा, ठीक है। और जब आपको 0 से छोटा दिखाई दे, इट मीन्स ए आपको नेगेटिव दिखाई दे यहाँ पर, तो ये नीचे की साइड को ओपन होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। तो सिंपली जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा पैराबोला है, वो जो है आपका ए पर डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपन होगा, और ए अगर नेगेटिव होगा तो ये नीचे की साइड को ओपन होगा। तो ये क्वेश्चंस आपका इससे रिलेटेड आ सकता है, जैसे कि स्टडी बेस में भी आ सकता है और एजर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है ये पॉइंट, कि जो है पूरा जो डिपेंड कर रहा है पैराबोला का शेप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट का हमें एक रिलेशन देखना है। अगर मान लीजिए हमने जो है 2 जीरोस लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स के, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा के जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे वो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। तो हमें पी एक्स एक जनरल फॉर्म गिवन है पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो हमें सम ऑफ जीरोस दिखाई देंगे, इट मीन्स सम ऑफ जीरो, हमने जो जीरो लिए हैं वो अल्फा और बीटा लिया है, तो इट मीन्स हम इनका ऐड कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो जो इसकी वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा की, वो जनरल फॉर्म से होगी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, माइनस साइन लगाना है और बी अपॉन ए करना है। इट मीन्स कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव साइन के साथ लेना है। ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो वो c अपॉन a के इक्वल होगा। इट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है ये रिलेशन, ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट्स का। तो आपने देखा कि आपने जो यहाँ पर दो जीरोस लिए अल्फा और बीटा, और कोफिशिएंट देखिए आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट का, और उनके बीच आपने ये रिलेशन फाइंड आउट किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए हम जनरल फॉर्म लेते हैं पॉलिनोमियल की। तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, देन इस गिवन पॉलिनोमियल के जो हम जीरोस ले रहे हैं वो मैं ले रही हूँ अल्फा और बीटा। तो इस गिवन पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स लिखे जाएंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। हमेशा फैक्टर्स में हम माइनस साइन यूज़ करते हैं, और जीरोस हैं इसके अल्फा और बीटा, तो हम उन्हें x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में लिख पाएंगे। दो फैक्टर ही आएंगे क्योंकि डिग्री जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो 2 है, और यहाँ पर हम एक k कांस्टेंट भी लेंगे। k इज अ कांस्टेंट। अब आपको इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम इन्हें अल्फा और बीटा की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्मेशन होगी वो इस अकॉर्डिंग होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस पता होंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप इस पॉलिनोमियल में रखकर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो। और सेम सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं, ठीक है। तो सेम सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप बना सकते हो k की वैल्यू को चेंज कर करके। k की वैल्यू को आप 1 से स्टार्ट करेंगे और अलग अलग 1 2 3 k की वैल्यू को पुट करके जो है यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, सेम सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस में हम इन्हें अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हम इस गिवन पॉलिनोमियल को वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होगा, और आप सिंपली इस पॉलिनोमियल में वैल्यू को रख देंगे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट हमें एक रिलेशन पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच ये रिलेशन है, एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखा था रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच, ऐसे ही जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसकी डिग्री 3 है, तो इट मीन्स इसके एटमोस्ट जो जीरोस होंगे वो 3 होंगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिए हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px, वेयर
पी एक्स इक्वल टू जो फॉर्म जनरल फॉर्म होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो ये होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन इस तरीके से दिखा पाएंगे। एक तो फर्स्ट रिलेशन ये कहता है आपसे कि तीनों का आपको सम कर देना है, मतलब जो जीरोस हैं आपके तीनों उनको आप सम करेंगे उनका, तो उसकी वैल्यू इक्वल आएगी माइनस बी अपॉन ए के। फिर सेकंड जो रिलेशन है वो ये है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। और जो थर्ड रिलेशन है वो है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। आपको ये रिलेशन जो है वो याद रखने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे इन टू वेरिएबल्स के साथ, और साथ में इनको अलग अलग तरीक़ों से कैसे सॉल्व किया जाता है उन्हें हम सीखेंगे। तो फर्स्टली लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, इन्हें समझते हैं। और वेरिएबल्स आपको पता है, वेरिएबल का मतलब है जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। तो हम जो लेते हैं वेरिएबल वो हम लेटर्स लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी, इस तरीके से। अब मैं आपको फर्स्टली बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशन किस तरीके से जो है वो राइट की जाती है। इक्वेशन का मतलब है टू साइड्स होने से, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो, ठीक है, और बीच में इक्वल टू का साइन हो। अब हमें इसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। तो देखिए एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमको टू साइड्स दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और बीच में हमको इक्वलिटी का साइन दिखाई दे रहा है। और ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं x और y, इनकी डिग्री 1 और 1 है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन में प्रॉपर्टी आ गई डिग्री 1 होने की, तो उससे ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आपको इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन का पेयर पढ़ना है टू वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। आपको दिखाई देगा इस चैप्टर में जो भी आपको इक्वेशंस गिवन होंगी वो 2 होंगी, ठीक है, और 2 वेरिएबल्स के साथ होंगी। नेक्स्ट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इसमें ग्राफिकल मेथड, सेकेंडली हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड को। जो आपको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी उनका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो हमें इस मेथड में ग्राफ का यूज़ करना होता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम ग्राफ पेपर पर लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं। अब आपको याद रखना है जो आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो जहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस की लाइन आपस में कट करेंगी वही पॉइंट जो है आपका सॉल्यूशन होगा उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब देखिए जो जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वो ये है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। आपको ध्यान रखना है कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नहीं है तो पहले आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। आपको इसी फॉर्म में लेकर आना है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, मतलब कि कांस्टेंट को आपको इक्वल के राइट हैंड साइड में रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर वेरिएबल x और y दिखाई दे रहे हैं और जो इनके कोफिशिएंट हैं वो हमने लिए हुए हैं a1 b1 a2 b2 और जो कांस्टेंट है वो c1 और c2 है, ठीक है। और इस तरीके से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो देखते हैं कि कैसे कैसे हम स्टेप्स फॉलो करेंगे इन्हें सॉल्व करने के लिए। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, हमें इन्हें इन लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके लिए आप कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, आपको x को अपने मन से कुछ वैल्यू देनी होगी, देन आप y को फाइंड करके एक x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ टेबल बना रही हूँ, x और y, आपको कम से कम 2 वैल्यू चाहिए जिससे आप एक इक्वेशन का जो है वो ग्राफ प्लॉट कर पाएँ। तो हमें लाइन क्रिएट करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे कैसे हमें करने हैं ये देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर टेबल बनाया x, तो मैं x को यहाँ पर 0 ले रही हूँ, तो मुझे y क्या मिल जाएगा 5। यहाँ पर हमने 0 रख दिया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, देन y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब x को आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, और इससे आगे की वैल्यू भी आप ले सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ, तो मैंने अगर 2 लिया x को तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, 5 माइनस 2 इट मीन्स 3। तो जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो निकल के आया आपके कोऑर्डिनेट्स 0,5 और 2,3। तो हमारे कोऑर्डिनेट है 0,5 एंड 2,3। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी फाइंड कर लेंगे। सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, उसमें भी आपको टेबल बनाना होगा जिसमें आप x को कुछ वैल्यू दोगे अपने मन से और y की वैल्यू को फाइंड करोगे। तो x और y, तो x को मैं यहाँ पे 0 वैल्यू दे रही हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। और अब मैं x को ले रही हूँ 3, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा, देन माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 इट मीन्स -2, देन माइनस से माइनस कटेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आए, कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0, -1 और 3,2। अब आपको ये कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 2 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। अब हमने जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए इन्हें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं दोनों एक्सिस उसे हम ओरिजिन कहेंगे। अब हमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है वो है 0,5। तो x में हमें 0 लेना है और y में हमको 5 लेना है। तो इट मीन्स जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो ऑन द एक्सिस होगा, ऑन द y एक्सिस, और 0,5। ऐसे ही हमें जो सेकंड प्लॉट करना है वो है 2,3। तो 2,3 x में 2 और y में 3। तो हमें x पे हम 2 पे गए और y में हम 3 के आगे जाकर रुक गए। तो जो ये पॉइंट है वो है 2,3। अब ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के थ्रू हमारी जो है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम अब सेकंड जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है सेकंड इक्वेशन के लिए उन्हें हम प्लॉट कर लेते हैं। 0, -1, तो 0, -1, तो हमें जो x लेना है वो 0 लेना है और y हमें जो है वो नेगेटिव लेना है। तो 0 और y में नेगेटिव -1, तो ये यहाँ पर होगा 0, -1। सेकंड जो हमें कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है वो है 3,2, इट मीन्स 3 और 2, तो ये यहाँ पर होगा 3,2। अब हम जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है गिवन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें हम लाइन के थ्रू जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम मिलाएंगे इस तरीके से। जो सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम मिलाएंगे। तो आपने देखा जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी लाइन जो हमने ड्रॉ की वो जो है एक पॉइंट पे आकर उन्होंने इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3,2। इट मीन्स इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 है। जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, सॉल्व करना था इक्वेशन को, उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है x3 y2। इस तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड किया, जिसमें हमें x मिला 3,
और y मिला हमें 2। तो जहाँ पर वो दोनों इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट जो है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, जो कि यहाँ पर 3,2 है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पेयर। अब हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर का सॉल्यूशन के टाइप को देखना है। तो देखिए, हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को देखकर ही बता सकते हैं कि जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, हमें उसे ग्राफिकली ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे देखकर ही बता सकते हैं कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो देखते हैं वो हम कैसे समझेंगे। तो फर्स्टली हम जनरल फॉर्म जो है वो आपको पता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पता है, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करना है। उन कोफिशिएंट्स के रेशियो के थ्रू ही आप बता पाएंगे कि इनके सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा। आपको x के कोफिशिएंट्स का, y के कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट का आपको जो है रेशियो फाइंड करना है। तो हम a1/a2 फाइंड करेंगे, b1/b2 फाइंड करेंगे और c1/c2 फाइंड करेंगे। अब जब आप रेशियो फाइंड कर लेंगे तो देखिए किस तरीके से आपको बताना है। जब आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दिखाई दे, आपको ऐसा केस दिखाई दे इक्वेशंस का, पेयर ऑफ इक्वेशंस का, तो जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा। ये आपको याद रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो अपने आप में यूनिक होगा, मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कब होगा ऐसा? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अब सेकंड जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे हम, वो देखेंगे जब a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 के और इक्वल टू c1/c2 होगा। जब आपको ऐसा दिखाई दे, तीनों रेशियो आपको इक्वल दिखाई दें, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और जो इनका सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 दिखाई दे, तो जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल लाइंस का होगा। और जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी समझेंगे। देखिए, फर्स्ट मैंने आपको बताया जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 था, तो जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का था, मतलब कि आपकी जो टू लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही सॉल्यूशन हमें मिला। ठीक है, अब जो सेकंड हमने लिया वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 वाला केस, उसमें कोइंसिडेंट लाइंस थी, मतलब कि एक लाइन के ऊपर ही जो है वो दूसरी लाइन आपकी आ जाएगी। तो ये केस होगा कोइंसिडेंट लाइंस का, जब हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। जब मैंने थर्ड केस बताया आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस के अकॉर्डिंग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो पैरेलल लाइंस का था। इस अकॉर्डिंग, मतलब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मतलब कि आपस में कहीं जाकर नहीं मिल रही हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती हैं आपस में, किसी पॉइंट पे भी नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब है कि हम सॉल्यूशन भी उसका फाइंड नहीं कर पाएंगे। जब दो लाइन मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तभी उनका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड हो पाएगा। अब इस अकॉर्डिंग ही हम बता पाते हैं कि जो आपकी पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो आपकी कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है। जब आपको यूनिक सॉल्यूशन दिखाई दे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दिखाई दे, तो इन दोनों केस के लिए आपकी जो आपका पेयर ऑफ इक्वेशन जो आपको गिवन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
और जब आपको नो सॉल्यूशन वाला केस दिखाई दे तो इसमें जो आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपने बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जो है इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखकर ही बता दिया कि उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, कि वो यूनिक होंगी, कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कि नो सॉल्यूशन होंगे। और उस अकॉर्डिंग आपने बता दिया कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने जो है अभी तक हमने जो है ग्राफिकल मेथड को समझा और ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को देखा। अब हमें एक सेकंड मेथड सीखना है जो कि है अलजेब्राइक मेथड, जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके भी आपको यहाँ पर 2 मेथड्स गिवन है, आप 2 मेथड्स के थ्रू जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, जो फर्स्ट मेथड हमें पढ़ना है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब होता है रिप्लेस करना, हिंदी में बोलेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि। तो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, हमें एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है और सेकंड इक्वेशन में जाकर उसे रिप्लेस कर देना है। तो इस तरीके से हम जो है सॉल्यूशन को फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल को लेकर और हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। ये आपकी 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैंने आपसे कहा कि किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे और सेकंड में रख देंगे, ठीक है, एक से निकाल के दूसरी में आपको वो रिप्लेस करनी है। तो मैं यहाँ फर्स्ट से का यूज कर रही हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x - 15y = 2 हमें गिवन है इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से मैं x की वैल्यू को फाइंड कर रही हूँ। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 7x को पहले सेपरेट करना होगा। तो 7x को मैंने सेपरेट किया और मैंने जो यहाँ पर इसके साथ -15y था उसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। और साइन का ध्यान रखना है, साइन को हमें जो है वो जब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं अदर साइड तो हमें साइन को जो है उसका अपोजिट कर देना है। तो यहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में और जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 15y हो जाएगा। अब हमें केवल यहाँ पर x चाहिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम इस x की वैल्यू को जो है इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे, जिससे हम किसी भी एक वेरिएबल की फाइंड कर लेंगे वैल्यू, फिर देन हम उसके बाद अदर वेरिएबल जो भी होगा उसकी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो अब हम putting the value of x in equation 2। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट से फाइंड किया x की वैल्यू और 2 में मैं इसे रिप्लेस कर रही हूँ। तो x के बदले अब हमें क्या रख देना है, 2 + 15y/7। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 + 15y/7 + 2y = 3। मैंने इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 + 15y/7 + 2y दिखाई दे रहा है, तो इसका हम नीचे यहाँ पर 1 है तो हम एलसीएम ले लेंगे 7 और 1 का, जो कि 7 ही आएगा। और जब हम यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 2 + 15y ही बचेगा। और यहाँ पर 1 का जब डिवाइड जाएगा 7 में तो 7 ही आएगा, और 7 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 14y मिलेगा = में 3। अब आपको यहाँ पर y और y वाले 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम आगे जाकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 + 15 और 14 कितना होगा, 29, 29y/7 = में 3। आगे सॉल्व कर लेंगे कैसे। अब आपको यहाँ पर जो ये ऐड होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो आपको इक्वलिटी का साइन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको 3 के नीचे 1 और यहाँ पर 7, तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सेम नंबर ही दिखाई देगा, और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 21 दिखाई देगा। अब आगे और सॉल्व करते हैं, देन यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो 29y को सेपरेट करते हैं और कांस्टेंट को भी जो है वन साइड लेकर आते हैं। यहाँ 2 प्लस का था, इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 29y इक्वल टू 21 माइनस 2 इट मीन्स 19। देन आप y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो जो y की वैल्यू आई वो आई 19/29। तो ये वैल्यू आई 9 की। अब आपने y की वैल्यू को तो फाइंड कर लिया, अब आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि हमारे जो अननोन वैल्यू है वो x और y चल रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है फर्स्ट में पुट कर कर x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जब आपने x को फाइंड किया था यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और जो आपको गिवन इक्वेशन स्टार्टिंग में थी जिस फॉर्म में उसमें भी रख के कर सकते हैं, ठीक है। तो 7x माइनस 15y मतलब कि 15 मल्टीप्लाई 19/29 इक्वल टू 2। तो 7x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 इंटू 19 को, तो 15 और 19 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 45, 4, 9 1 जा 9, 9 और 4 13, 5 1 5 8 2 285। तो 285/29 इक्वल टू 2। 7x को सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट को वन साइड लेकर आएंगे, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा 285/29। 7x इक्वल टू यहाँ 1 है तो एलसीएम लेने पर हमें 29 ही मिलेगा, और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जब 1 का डिवाइड देंगे 29 में 29 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 5 और प्लस 285 ही आ जाएगा, क्योंकि 29 1 जा 29 देन 1 मिलेगा आपको, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको इतना ही मिल जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो 7x इक्वल टू 8 और 5 13, 5 और 8 13 और 1 14 और 2 1 3, 343/29। आगे x को फाइंड करना है, तो 343/29 है और 7 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 से कट करेंगे 7 4 टाइम्स एंड 6 3 7 9 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है 49/29। तो इस तरीके से हमने x को भी फाइंड कर लिया और y को भी फाइंड कर लिया। तो जो सॉल्यूशन होगा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का वो होगा 19/29y और x की वैल्यू होगी 49/29। अब जो हमें सेकंड मेथड देखना है वो है एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि हमें इसमें एक वेरिएबल को हटाना है, ठीक है। देन हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर हम वैल्यू पुट कर लेंगे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में और जो है वहाँ से सेकंड वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे। तो इसी एग्जांपल को लेकर जो है हम उसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें जो है देखना होगा कि जो आपको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसमें कोफिशिएंट क्या क्या हैं x और y के। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गिवन एग्जांपल में, ना तो इसमें x के कोफिशिएंट इक्वल दिखाई दे रहे हैं और ना ही आपको यहाँ पर y के कोफिशिएंट इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एलिमिनेट करना है, एक बार में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो वो कब होगा, जब आपके कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल दिखाई दें। तो आपका काम रहेगा कि आप x या y में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं दोनों में। तो मैं फिलहाल यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन के x कोफिशिएंट के इक्वल दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो आपको सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। हमें इक्वेशन सेकंड में जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा किसका, ताकि ये कोफिशिएंट जो है x के इक्वल हो जाए। हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 7 का। तो हमने जब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। हमें से 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये 7x प्लस 14y इक्वल टू 21 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है एलिमिनेशन मेथड के लिए, हमें जो है इक्वेशन
1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पर जो है वो माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करना होगा और यहाँ माइनस करना होगा। तो यहाँ पर दोनों ये कट जाएंगे, एक्स और जो -15y और ये माइनस का 14y हो चुका है, तो माइनस माइनस होगा ऐड और साइन भी नेगेटिव आएगा। तो 15 में 14 को ऐड करना है, इट मीन्स 29y मिलेगा। और यहाँ हमें माइनस करना है तो आपको नीचे वाला नंबर बड़ा है और वो नेगेटिव साइन के साथ हो चुका है, तो ये माइनस का 19 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -19 अपॉन -29। अब माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों दिखाई दे रहा है, तो 19 अपॉन 29। अब हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड आप किस तरीके से करेंगे, आप y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे आप 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए, मिलेगा आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी आपको। तो हम जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट में पुट कर ले रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करने पर हमें मिलेगा 7x, तो ऐसे ही रहेगा, और -15y है तो 15 × 19 अपॉन 29 हो जाएगा और इक्वल टू में 2 हो जाएगा। और 7x माइनस अभी हमने पहले मल्टीप्लाई किया था तो हमें यहाँ पर 285 आया था, ठीक है। 15 × 29, 15 × 19 और अपॉन में आपका 29 इक्वल टू 2। सेपरेट कर लेंगे x वाले टर्म को, तो हमें 2 माइनस 285, अब ये प्लस का हो जाएगा और अपॉन में आपका 29। जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो हमें यहाँ पर मिल रहा था 343 अपॉन 29, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 343 अपॉन 29, 7 डिवाइड में आ जाएगा और 7 से हम 343 को कट करेंगे 49 टाइम्स, तो x इक्वल टू 49 अपॉन 29। तो आपका सॉल्यूशन आ चुका है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, x इक्वल टू 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल टू 19 अपॉन 29। आपको याद होगा आपने चैप्टर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखा था, जिसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखा था। तो आप जरा याद करिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी। तो वहाँ पे आपने देखा था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म थी वो थी ax² + bx + c, ठीक है। मतलब कि जिसकी पावर क्या थी वेरिएबल की, 2 पावर थी, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे थे। जिसकी डिग्री 2 थी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे थे। अब हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो और बीच में इक्वल का साइन हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन्स क्वाड्रेटिक आपको दिखाई देगा, जो भी आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन है ax² + bx + c और इक्वल टू में हम 0 लेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दिखाई दे रही है और बीच में इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, ठीक है, और इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो मैक्सिमम या फिर एट मोस्ट 2 आएंगे। यहाँ पर a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं और x जो है वो वेरिएबल है। और जो आपको ध्यान रखनी है मेन कंडीशन, वो आपको ये ध्यान रखनी है जो इसमें a है, इट मीन जो x² का कोफिशिएंट है a, उसके वैल्यू को 0 नहीं करना है। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी, तो आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेन इस कंडीशन का ध्यान रखना है जहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमने बात करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उनका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो, सॉल्यूशन को आप 2 तरीके से और बोल सकते हो, या तो आप इसे रूट बोल सकते हो, आपको रूट करके भी फाइंड करने के लिए आ सकता है, और आपको 0 फाइंड करने के लिए भी आ सकता है। जीरोस और रूट्स नाम से भी ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फाइंड करने के लिए हो सकता है।
अब देखिए, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जिसको हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, और सेकंड मेथड जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जो फर्स्ट मेथड है वो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट जो सेकंड मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड वो आपके लिए नया है, तो आपको जो है इसे भी ठीक से सीखना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ली हुई है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। इसे हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड के थ्रू, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड के थ्रू भी और डिस्क्रिमिनेंट मेथड के थ्रू भी। दोनों से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन सेम आएगा, ठीक है। तो पहले हम कवर कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड को, कि ये किस तरीके से जो है वो आपकी अप्लाई होती है सॉल्व करने के लिए। अब इस मेथड में आपको जो है क्या करना होता है उसे सीखते हैं। 6x² - x - 2 = 0। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपको यहाँ पर जो है इस मेथड में मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मेन फोकस करना है मिडल टर्म को, ठीक है, उसे आपको ब्रेक करना है। तो उसके थ्रू हम यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो मिडल टर्म दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है -x, ठीक है। -x का मतलब है कि माइनस का 1x, कुछ नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है कि 1 है। अब आपको क्या करना होता है इस मेथड में मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना होता है। तो फर्स्ट टर्म में आपको 6 दिखाई दे रहा है, x² का कोफिशिएंट आपको 6 दिखाई दे रहा है, और जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म वो आपको 2 दिखाई दे रहा है। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब हम 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें माइनस करके, कांस्टेंट से पहले वाला साइन देखना होता है, जिन्हें माइनस करके माइनस का x आ जाए। तो आपको माइनस करके माइनस का 1x लेकर आना है। तो देखिए हम किस किस तरीके से 12 ला सकते हैं, पहले तो हमें ये सोचना है। तो जैसे कि 2 6 12, लेकिन हम 2 - 6 करेंगे तो हमें -4 मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें माइनस का 1x चाहिए। अब ऐसे ही हम 3 4 12 लेंगे, तो 3 4 कितना होगा, 12, और हम 3 - 4 करेंगे तो हमें माइनस का 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर -x को हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, 3x और -4x की फॉर्म में। तो 6x² + 3x - 4x हमने यहाँ पर जो है स्प्लिट कर दिया, -x को 3x - 4x की फॉर्म में, और -2 था हमारे पास, = में 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आपने देखा कि आपने मिडल टर्म को स्प्लिट किया तो ये 4 टर्म्स में आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन किस तरीके से लेंगे, हमें 6x² और + 3x में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में है जो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, और साथ में हमें x भी दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर जो है 3x को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2x बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 बच जाएगा। अब हमें इस पर फोकस करना है, लास्ट के 2 टर्म पर, जो हमें गिवन है -4x - 2। इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो हमें माइनस साइन कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, और दोनों में हमें यहाँ पर 4 और 2 में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे, और जो अंदर बचेगा वो बचेगा यहाँ पर से 2x और प्लस का 1, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो अब ये साइन जो है, दोनों साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा अब 2x, तो यहाँ पर हमें मिलेगा +1 और = में 0। अब देखिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम आए, ठीक है, इसका मतलब जो आपने मेथड अप्लाई किया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड वो एकदम करेक्ट है, दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो हमारा जो 2 ब्रैकेट सेम आए, एक तो हमारा फैक्टर वही हो जाएगा 2x + 1, और सेकंड हमारा फैक्टर होगा जो दोनों ब्रैकेट से हमने पहले कॉमन लिया था, वो आपका एक फैक्टर बनेगा विद साइन का ध्यान रखना है। तो 3x - 2 = में 0। अब ये आपके फैक्टर्स आए जो कि 0 के इक्वल हैं। अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 2x + 1 = 0 लिया हमने, तो हमें यहाँ पर से क्या मिलेगा, 2x = -1 मिलेगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया। अब जो सेकंड सॉल्यूशन आएगा वो दूसरे वाले फैक्टर से आएगा, जो कि हमारे पास है 3x - 2 = 0। तो 3x = 2 हो जाएगा,
और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। तो हमने यहाँ पर जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों आपके सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, या दोनों रूट्स फाइंड कर लिए, या दोनों जीरोस फाइंड कर लिए। तो हमारे यहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन आ चुके हैं। आप देखेंगे अगर आप दोनों सॉल्यूशन को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो दोनों सॉल्यूशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। तो ये मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो है वो अप्लाई करना है। अब ये तो आपने 9th में भी सीखा हुआ है, ठीक है। एक बार हमने फिर से इसको जो है वो रिवाइज कर लिया है। अब जो मेन फोकस करना है वो करना है आपको सेकंड वाले मेथड पर। जो सेकंड मेथड है वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। उसको मैं पहले बताती हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने देखा था, जो जनरल फॉर्म थी वो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। इसे आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। तो हम कैसे करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x चल रहा है। तो आपको इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, प्रोवाइडेड b² - 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है। अभी बताऊंगी इसका मतलब क्या है। मेनली आपको ये फॉर्मूला जो है वो अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू जो आप यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसमें आपको ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है। x = -b ± दोनों साइन लेने हैं, +b और -b। प्लस के नीचे ही आपको माइनस लिखना है, √b² - 4ac अपॉन होल अपॉन 2a। जहाँ पर आपको जो ये b² - 4ac है, इसकी वैल्यू जो है या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो, इट मीन्स पॉजिटिव हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब एक बात और है, जो हमारा ये b² - 4ac है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि मेथड का नाम भी है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो हम d से इसे डिनोट करेंगे, तो b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पर जो है वो d की वैल्यू इतनी है। तो हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, x = -b ± √d अपॉन 2a, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमने इस तरीके से और लिख दिया। अब ये तो मेन बात हो गई आपके फॉर्मूले की। अब हम पहले जो है, जो हमने प्रॉब्लम अभी ली थी उसे सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, जिसमें आपको इक्वेशन गिवन थी 6x² - x - 2 = 0। यहाँ पर इसे कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। a इसमें है 6 और जो b है वो आपको -1 दिखाई दे रहा है, और जो c दिखाई दे रहा है वो -2 दिखाई दे रहा है। आपने जो है इसे कंपेयर कर लिया जनरल फॉर्म से। अब आप जो आपका फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू पुट करोगे। तो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में और देखते हैं हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो x = -b, -b का मतलब है फॉर्मूले में ही माइनस है, और आपका जो b की वैल्यू है वो भी नेगेटिव के साइन के साथ है। तो -1 प्लस माइनस √b² - 4ac, इट मीन्स -1 का स्क्वायर -4a और c। आपने यहाँ सिंपली वैल्यू पुट कर दी 2a, इट मीन्स 2 × 6। आगे सॉल्व कर लेते हैं। आपको मेनली साइन का बहुत ध्यान रखना है वैल्यू पुट करते टाइम या फिर कंपेयर करते टाइम। तो ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस
बी स्क्वायर का मतलब यहाँ -1 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, -4ac, तो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, और माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, और अपॉन में आपका 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस माइनस 1 प्लस 48, इट मीन्स 49, और अपॉन में 12। तो x की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 1 प्लस माइनस रूट 49, कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 49? 7, अपॉन में आपका 12। अब आपको जो है सॉल्यूशन फाइंड करना है, और आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अब जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी तो यहाँ आपको एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, बट वो 2 टर्म में कन्वर्ट होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस साइन साथ में दिए हुए हैं, तो आप एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस 7 अपॉन 12, इट मीन्स x इक्वल टू 8 अपॉन 12। 8 को आप कट कर सकते हैं 8 अपॉन 12 को 4 की टेबल से, 4 2 जा 4 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3। अब ऐसे ही हम नेगेटिव साइन लेंगे, तो टेकिंग नेगेटिव साइन, जिसमें आपको x इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन में आपका 12, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -6 अपॉन 12, इट मीन्स 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो जो x की वैल्यू आई वो आई -1 अपॉन 2। अब देखिए आपने दोनों सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, अब आपने जो सॉल्यूशन देखे वो 2 अपॉन 3 और -1 अपॉन 2 देखा। अब देखिए इससे पहले हमने अभी फैक्टराइजेशन किया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हमने सॉल्यूशन भी फाइंड किया था, तो वहाँ पर भी हमको सेम आंसर्स मिले, -1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 3। तो दोनों मेथड से हमें आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई सॉल्यूशन की। ठीक है, अब एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखना है जो कि है नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम में जो है इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको कैसे बताना है कि जो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसका नेचर कैसा है, उसके रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, वो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में भी दिखाई दे सकते हैं, और MCQs में भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और केस स्टडी में भी दिखाई दे सकते हैं। तो आपको देखना है कि कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो इसे देखते हैं। देखिए जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² - 4ac। ठीक है, अब जब आपको इसमें 3 केस आपको दिखाई देते हैं, आपको ध्यान से सीखना है। इसमें 3 केस आपको दिखाई देंगे जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, दैट इज इसका मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू d की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। रूट्स भी कैसे? रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको मिलेंगे। कब? जब d पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से बड़ा है। अब सेकंड केस क्या कहता है कि जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स, 2 आपको इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। और जब d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इट मीन्स नेगेटिव होगी, तो हमें कोई भी रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट। ये 3 केस हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है, इट मीन्स पॉजिटिव है, तो आपको 2 रूट मिलेंगे और वो रूट अलग अलग होंगे। ठीक है, और जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो 2 आपको एक जैसे रूट मिलेंगे, और जब d की वैल्यू छोटी होगी 0 से, इट मीन्स नेगेटिव होगी, तो वहाँ पर हमें कोई रूट नहीं मिलेगा, मतलब रियल रूट नहीं मिलेगा, इमेजिनरी मिल सकता है, बट यहाँ पर वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आगे क्लासेस में आप लोग देखेंगे। तो फिलहाल आपको जो है ये 3 केस हैं, इन्हें आप जो है वो
आपको समझ लेना है, अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ओनली डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है,